तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था किसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दो मास के बीच में सेपरेशन के बाद ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था बच्चों? यही था क्या? ये तो वेक्टर फॉर्म है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये उसका वेक्टर फॉर्म। और लास्ट में अपन ने जाते जाते क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इसमें से फाइनली एक ही स्टेटमेंट पढ़ा था, क्या कि फोर्स जो होगा ना, नेट फोर्स किसी भी पॉइंट मास पर, वो इन सबके वेक्टर सम के बराबर होगा। वेक्टर सम को समझने के लिए उसको न्यूमेरिकल करना भी हमारे लिए थोड़ा जरूरी है, लेकिन पहले अपन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। यही फोर्स की चल रही है, तो 6 नंबर पे 5th प्रॉपर्टी तो ये थी सुपरपोजिशन, और इसमें ये मैंने डायग्राम बना दिया। 6th प्रॉपर्टी होगी तो इसकी 7th प्रॉपर्टी क्या आती है फोर्स की, देखना जरा। द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? Gm1 m2 अपॉन में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला अगर किसी को पता होगा तो K Q1 Q2 अपॉन क्या होता था? अगर मैं इन सबको साइड भी रख दूं तो G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर। सही है। अब हमें बोल रखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेशियो होता है इनके बीच में, वो कितनी रेंज तक जा रहा है बच्चों? 10 की पावर -43। अब एक्चुअली में यहां पर इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर कर लिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 10 की पावर -19 रेंज का। ये भी क्या होता है? 10 की पावर, मान लो 1 मीटर इनके बीच का सेपरेशन है। इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है? 10 की पावर -31, पता है तुम्हें? तो अगर इसका रेशियो मास के हिसाब से यहां रख दिया जाए और चार्ज के हिसाब से यहां रख दिया जाए और दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, तो वो किसके बराबर आएगा लगभग? वो तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 10 की पावर -43 के आसपास, जिसमें K की वैल्यू भी रखना, G की भी रखना। ठीक है। 8th प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? इट इज द कंजर्वेटिव फोर्स। बताने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये क्लोज्ड पाथ में आता है, मान लो A से लेके B, B से वापस A, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों? 0। तो किया गया वर्क डन भी क्या होगा? तो क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन हमेशा 0 होगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा, ये लिखा हुआ, वर्क डन इन अ मूविंग पार्टिकल राउंड या फिर क्लोज्ड पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। सही है, 5 फोर्स के नाम ले लिए जो कि कंजर्वेटिव होते हैं, और उनका वर्क डन क्या होता है बच्चों? 0 होता। क्लोज्ड लूप के लिए, क्लोज्ड लूप समझ में आया? मतलब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका, वापस नीचे से ऊपर लिया है, या फिर अपन ने फ्री नीचे से ऑब्जेक्ट को फेंका, ऊपर से वापस कहाँ गया? नीचे। तो ग्रेविटी द्वारा किया गया वर्क डन अगर लूप के लिए बात करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। फिर 9th प्रॉपर्टी क्या ले रखी है बच्चों? इट इज एन एक्शन रिएक्शन। बताने की जरूरत नहीं है, ये सबसे पहले ही बोल दिया हमने। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्शन रिएक्शन बोला, बाद में इसको सेंट्रल फोर्स बोला, फिर बोला इसको कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में 3 नेचर पाए जाते हैं। एक्शन रिएक्शन के बारे में कुछ कहना चाहोगे? प्रॉपर्टी क्या होती है एक्शन रिएक्शन फोर्स की? इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सेंट्रल फोर्स का क्या होता है? दोनों चीजें तो जुड़ी जाएगी, बस साथ में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विल बी एसोसिएट विद द सेंटर ऑफ द पार्टिकल्स। दोनों के सेंटर से मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग चलेगा। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, और उसी से पोटेंशियल एनर्जी मिलने को संभावना है। ये अच्छी लाइन लिख रखी है बच्चों ना, मैं इसमें समझा देता हूं। अगर ये अनडिजायर्ड शेप हो तो तुम देख रहे हो कि इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा पहले तुम्हें, और सेंटर ऑफ मास नहीं भी मानो तो यहां से यहां तक की पार्टिकल की डिस्टेंस अलग आ रही है, यहां से यहां तक अलग आ रही है, यहां से यहां तक अलग आ रही है। समझ रहे हो क्या? तो मैं ये जो R की वैल्यू है ना, डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अपन को क्या कंसीडर करना पड़ेगा? ये M1 और M2 जो होंगे ना, वो कैसे होने चाहिए बच्चों? समझ गए क्या? और पॉइंट मास के सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस नापना आसान है, इसलिए लाइन सही लिखी हुई कि द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज स्टेटेड फॉर 2 पॉइंट मासेस, therefore for any arbitrary finite size bodies, किसी भी आर्बिट्री को अगर उठा लिया जाए, फिगर में दे रखा है, it cannot be applied as their not unique value for the separation। हमें पॉइंट मास कंसीडर करने पड़ेंगे हर बार, अनडिजायर्ड शेप कंसीडर नहीं कर सकते, किसी भी आर्बिट्री शेप को नहीं ले सकते, हमें पॉइंट मास के अकॉर्डिंग ही ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन सम ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस डिपेंड करता है,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द मास, डिपेंड करता है किस पे डिपेंड नहीं करता, सम ऑफ द मासेस। फिर क्या हो गया सेकंड प्रॉब्लम, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे नीचे उठ के देखना पड़ेगा, फ्लैश लाइट आ रही है। Mass m is divided into two parts, xm and 1 minus xm. For the given separation, the value of x for which the gravitational attraction between two pieces become maximum is कितने सेपरेशन पर है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला बता दो क्या होता है बच्चों, सही है क्या, हमें सेपरेशन थोड़ी दे रखा है। फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स विच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू पीस बिकम द मैक्सिमम, मतलब हमें फोर्स को मैक्सिमम प्रूफ करना है। अब जब भी मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन आता है तो एक बार डेरिवेटिव निकालो, उसको 0 के बराबर पुट करो और x की वैल्यू आएगी। ये स्टेप में तुम्हें बताने वाला हूं ना, देखना। m1 मास को कितने में तोड़ा है, गिवन सेपरेशन सेम है, और m2 को किस में तोड़ा है बच्चों, चलेगा, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास f का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, g xm, और साथ में यहां तक समझ में आया क्या सबको, सेपरेशन कांस्टेंट है, गिवन सेपरेशन, जब भी गिवन वर्ड आता है तो उसका मतलब उसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो f बराबर जो जो कांस्टेंट है उसको सेपरेट करके लिख ही दो। मेरे ख्याल से तुम्हें यहां तक की चीज हजम हो चुकी है बच्चों, क्या कहते हो। अब मैथमेटिक्स कहती है, जो कि मैंने तुम्हें शायद कभी नहीं बताया, वो जो मैं आज बताता हूं। जब भी क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों, मैक्सिमा के या फिर मिनिमा के, तो इसको मैं फील नहीं करवाता हूं, स्टेप्स बता देता हूं। स्टेप नंबर 1 क्या निकालो, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो। स्टेप नंबर 2 याद रखना, मैक्सिमा मिनिमा के बता रहा हूं, उसी डेरिवेटिव को क्या लिख दो बच्चों, 0 लिख दो, बस। तीसरा स्टेप बाद में बताऊंगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। पूरे को क्या मान लेता हूं, तो c लिख दूं क्या, तो डिफरेंशिएशन df बाई dx कितना आ जाएगा, c x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का बराबर, इसको क्या रखेंगे, c कहाँ चला जाएगा, 1 माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या है यहाँ पर कहीं हाफ लिखा हुआ है क्या, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/2। इसके बाद एक और स्टेप होता है बच्चों, स्टेप नंबर 3, वो होता है बच्चों, इसका क्या निकालो, तुम्हारे मैथ्स वाले सर बताएंगे बच्चों, ऐसा तो मैं डबल डेरिवेटिव, ठीक है। स्नेहा नहीं आएगी आज, कहाँ है, नहीं आई। तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए जो मेरे पास एक बार डिफरेंशिएशन आ चुका है ना बच्चों, क्या है, c1 माइनस 2x, इसका एक बार और कर दो, d2f बाई dx स्क्वायर, तो c तो बाहर है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस का क्या जाएगा 2, क्या आंसर नेगेटिव आएगा। तो बस वही है कि स्टेप नंबर जो 3 है ना, उसमें चेक किया जाता है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा। अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो क्या बोल देना, और वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या बोल देना। यहां सोच उल्टी रखनी पड़ेगी, नेगेटिव पे मैक्सिमा बोलेंगे और पॉजिटिव पे मिनिमा। ये स्टेप राइट डाउन जरूर करना, ताकि तुम्हें लगे कि हाँ मैक्सिमा मिनिमा के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो यही स्टेप फॉलो करेंगे और आंसर आएंगे। जब तुम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे तो उसमें एक फॉर्मूला आया था बच्चों, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, हाँ या ना। हमें r मैक्सिमम की वैल्यू पूछी गई थी, एनसीईआरटी पे लिखा हुआ था थीटा बराबर 45 पे फेंको r मैक्सिमम मिल जाएगा। आया कैसे, एक बार डेरिवेटिव करो बराबर 0 पढ़ को, तुम्हें थीटा की वैल्यू 45 ही मिलेगी। चेक करके बताऊंगे इसमें भी, देखो करके बताता हूँ, ग्रीन कलर में लिखता हूँ ना पूरा, यहाँ लिख देता हूँ डी आर बाई डी थीटा, क्योंकि थीटा ही तो चेंज करेंगे, u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, बाहर ले लूँ c मान के, साइन का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, और साथ में जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होगा, मतलब जो थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 वो इधर भी आएगा, इसको बराबर 0 लिख दो, 2 भी 0 में c भी 0 में, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता लेकिन अपन लिख रहे हैं। तो cos 2 थीटा बराबर 0, बताओ cos 0 कितने पे होता है, cos 90 पे, cos से cos कटेगा, 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिली, आया क्या समझ में। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमेशा एक बार डेरिवेटिव निकालो बराबर 0 पटको, तो डिफरेंशिएशन का ये एक एप्लीकेशन है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। समझ में आया ये क्वेश्चन, आगे चल सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन वापस रीड करके मतलब फील कर सकते हो कि पूछना क्या चाह रहा था, कि एक मास लिया उसके 2 टुकड़े कर दिए, अब बोले कि मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स के लिए इन दोनों में टुकड़े कितने कितने करे जाए। अगर ये सवाल नहीं रखता और मैं तुमसे ऐसे ही पूछता कि एक पार्टिकल है 10 किलो का,
उसके कैसे सेपरेशन सेम है, कितने टुकड़े कर रहे हैं आपस में कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन सेम हो, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए आधे आधे कर दो। देख लो भैया, आया नहीं आया आधा। और ये मैथमेटिकली प्रूफ भी हो गया कि हाँ हाफ टुकड़े कर दोगे तो इसका मतलब इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा। अगर ऐसा ना हो, ये मान लो 3 पाव कर दो और ये पावर कर दो, तो 3 पाव वाला पावर को जल्दी खींचेगा, या फिर इसको कर दो 10%, इसको कर दो 90%, तो 90% वाला इसको ज्यादा खींचेगा। मैं चाह रहा हूं उनके बीच का अट्रैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, इसका मतलब दोनों की प्यार मोहब्बत जो है ना समान होनी चाहिए। तो आधा इसको दो, आधा 50-50%, 1/2 1/2। गॉट इट? आगे चले, पढ़ो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 3। The mass of the moon is about to 1.2% of the mass of the earth। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मास ऑफ मून बराबर है 1.2% का सिंबल हटा नीचे से आया मास ऑफ अर्थ। बोलो हजम होगी कि इतनी सी बात? और देखो मजा आ जाएगा, मास ऑफ मून, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना काफी है। फिर क्या बोला है? कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ एक्सर्ट ऑन द मून द ग्रेविटेशनल। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि अर्थ का मून की तरफ कितना अट्रैक्शन हो रहा था, सवाल ये गलत ही बन गया, क्योंकि मून भी अर्थ को उतना ही अट्रैक्ट करता है जितना अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है। एक्शन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये स्टेटमेंट भले बोल दिया उसने कि कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स द अर्थ एक्सर्ट ऑन द मून, द ग्रेविटेशनल फोर्स द मून एक्सर्ट ऑन द अर्थ इज, सही है क्या? बड़ी बड़ी कहानी कितनी ही लिख दे, लेकिन स्टेटमेंट अपना क्लियर होना चाहिए। दोनों के प्रति मोहब्बत जो है वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। चले आगे चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ सकते हो क्या? पढ़ो। 3 आइडेंटिकल पॉइंट मास, ईच मास 1 kg लाइज इन XY प्लेन। ट्राइंगल बना सकते हो क्या? कोऑर्डिनेट शो करो जल्दी से। पहला कहां पर है? 0 0 पर। दूसरा कहां पर है? 0.2, यही आएगा। x 0 y कुछ है। फिर क्या है? 0.2 और 0 वो यहां पर आएगा। चलेगा क्या? बस बोला क्या है? नेट ग्रेविटेशन फोर्स मास और एट ओरिजिन। तो ओरिजिन वाले पे निकालना है, तो क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि ये वाला इसको अपनी तरफ भी खींचेगा, ये वाला इसको अपनी तरफ भी खींचेगा, इसका फोर्स F1 मानूंगा, इसका फोर्स F2 मानूंगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री मान लूंगा, और वेक्टर के अंदर मैं पहले से ही ये चीज पढ़ चुका हूं जब एंगल 90 डिग्री हो। चलो अब मुझे मेरा टास्क है कि F1 निकाल दो। मेरा टास्क क्या है? F1 निकाल। फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों G M1 M2 अपॉन में, हमें बोल रखा है कि 3 आइडेंटिकल जो पॉइंट मास है ना उनका मास कितना है। मजा आ गया बच्चों, चाहे M1 हो, चाहे M2 हो, चाहे M3 हो, तीनों का मास कितना है, कतई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या? डायरेक्ट G अपॉन R² ही ले लूँ क्या बच्चों में? अब जब मैं F1 निकालूंगा तो F1 की वैल्यू आएगी G अपॉन में, इसकी वैल्यू कितनी है? डिस्टेंस बताओ, क्या ये 0.2 है क्या? अरे बोलो हाँ। इसकी भी डिस्टेंस कितनी है? G अपॉन 0.2 है क्या? अच्छा दोनों फोर्स सेम आ गए, तो F1 भी F है, ये भी F है, F² का रूट कर दूंगा तो 2F² का रूट। तो नेट F कितना आ रहा है बच्चों? √2F नहीं आ रहा बच्चों। अब तुम्हें F की वैल्यू रख देनी है √2, यहां रख देता हूं ना ग्रीन कलर में ताकि सेपरेट लगे। √2 मल्टीप्लाई बाय F। F की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? G अपॉन 0.2। क्या आंसर में कहीं दिख रहा है क्या ऐसा कुछ? पता है क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मैंने क्या निकाला इसका, जबकि आंसर में आई कैप जे कैप दे रखा है क्या। तो मेरा आंसर देखो बच्चों, ये वाली डायरेक्शन आई कैप और ये वाली डायरेक्शन क्या है? दोनों फोर्स सेम है, तो जे कैप प्लस जे कैप गलत चलेगा। आई कैप प्लस जे कैप माना जा सकता है, आई कैप माइनस जे कैप गलत, आई कैप प्लस जे कैप माना जा सकता है। ये दोनों में से कोई एक सही होगा। सही बात है कि नहीं? आई कैप प्लस जे कैप या फिर आई कैप प्लस जे कैप, तो दोनों ऑप्शन भी सेम ही है क्या? अगर यहां पर 6.67 हो जाता तो फिर आंसर कौन सा सही होता? बी क्यों सही होता? क्योंकि मेरा जो टोटल फोर्स है ना उसमें जी में कुछ डिवाइड हो रहा है क्या? मैं कैलकुलेशन ही नहीं करूंगा। 6.67 आंसर तब होता जब कुछ डिवाइड नहीं होता। मैं क्यों करूं कैलकुलेशन? 6.67 में तुम 0.2 के स्क्वायर का डिवाइड करोगे 0.4 का, 4 6 24, 4 3 12, मतलब डिवाइड क्यों करने की जरूरत है? तुम्हें पता है 6.67 से डिफरेंट आंसर आएगा, और वो ऑप्शन हमारे पास क्या बच रहा है? केवल 2। कैलकुलेशन करने में समय बच गया क्या? यहाँ थोड़ा भेजा लगा लेना, अगर भेजने वाले ने तुम्हारे भेजे में भेजा या नहीं भेजा उस पर निर्भर करता है। अगला सवाल,
तुम देख रहे हो इस वाले क्वेश्चन में मैंने स्पेस ज़्यादा छोड़ा है, क्यों? होगा ऐसा क्वेश्चन, ये इस टाइप का हो सकता है, कैलकुलेशन अच्छी हो सकती है इसकी। पढ़ो क्वेश्चन। 4 पार्टिकल। चलो इस क्वेश्चन को साइड में रख के मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन और साथ में करवाता हूँ, फिर अपन इस क्वेश्चन पे चलेंगे, चलेगा? तो मैं इसको कर देता हूँ पहले तो एक्सपोर्ट ग्रेविटेशन। फर्स्ट की जगह क्या हो गया, ये सेकंड हो गया ना, इसको सेव कर देते हैं अपन। फिर इसको एग्जिट का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, कहाँ गया? ओपन फाइल सी एग्जिट हो गया। नया नया खोल रहा हूँ मैं ना, सिर्फ क्वेश्चन कराने के लिए। हम पढ़ रहे हैं बच्चों, पहले चेक कर रहा हूँ क्लियरिटी सही आ रही है क्या? ये भी सही है, आवाज़ भी सही है, सब कुछ सही है, मैं भी सही आ रहा हूँ, वाव। तो हम किस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। थोड़ा एनर्जी दिखाओगे मुझे? पेन कॉपी चलेगा, खोल के रख लो सब जने पेन कॉपी, और स्पीड में चलेंगे मस्त दबा के, पहले धीरे धीरे स्पीड, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए पहले मैं क्वेश्चन कैसा लेता हूं? कौन से वाले क्वेश्चन ले लेता हूं? 2 मास सिस्टम, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर अनंत, है ना? तो 2 मास सिस्टम के क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं वो देखते हैं। अब 2 मास सिस्टम है तो ऑब्वियस बात है हमारे पास क्या होगा, m1 मास है और इधर कितना है बच्चों, m2 मास है, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, r। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, g m1 m2 अपॉन में r²। अगर यही मास m हो जाए, ये भी मास m हो जाए, दोनों के बीच में डिफरेंस सेपरेशन r है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, g m² अपॉन r²। यहां तक समझ में आया? तो आगे चलूं, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, जब मुझे लगेगा कैलकुलेशन करनी चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा वो क्वेश्चन, चलेगा? कुछ महेंद्र समझ में आ रहा है बेटा तेरे को? यही फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए तेरे लिए बता दिया फॉर्मूला मैंने। तो कहानी है, हमारे पास एक मास दे रखा बच्चों m1 मास, एक मास क्या दे रखा है, m2 मास, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, r है। हमें ऐसा बोला गया है, हमें किसको, तुम्हें, कि एक तीसरा मास लेके आओ। वो तीसरा मास कुछ भी हो सकता है, मान लो कैपिटल M ले लो या फिर क्या ले लो, स्मॉल m, को कहां रखें कि उस पर नेट फोर्स 0 मिले। तीसरे मास को कहां रखे कि नेट फोर्स क्या मिले, 0 मिले। तो सुनना जरा, मैं इस पूरे केस में इसको बीच में लेके आता हूं और तीसरे मास को गोला भी मार दी दो ताकि लगे कि हाँ भाई ये मामला लीगल है। ठीक है, थर्ड मास बनाते बच्चों अपन हमारे यहां पर, ये रहा, और इसका मास फिल कर देते हैं कौन से कलर से, हरे से। मास कितना मान लेता हूं, स्मॉल m। इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखना, ऊपर रखो इसको, एक इधर एक इधर, 3 केस, इसको इधर, या तो मैं इसको यहां रख सकता हूं, मानते हो क्या, या फिर इसको मैं यहां रख सकता हूं, या फिर इसको मैं कहां रख सकता हूं, बीच में नहीं बोलना बच्चों, मतलब बीच मतलब बिल्कुल मिड में नहीं है, इसका मतलब ये है, तुम्हें बीच में बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, तुम तो बोल सकते हो। सेंटर में नहीं रखा है मैंने, स्पेस पे रखा है। जैसे मान लो कि हमने इस मास को यहां पटका है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी मान लेता हूं। तो बताओ यहां से इस मास की इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत बढ़िया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r-x। चलेगा क्या यहां तक? ठीक है यार, मेरी चेयर गायब हो गई यहाँ पर बैठने वाली, कहाँ गई, उधर पड़ी है, जिम जिम देखियो, जिम जिम मैं लेके आता हूँ, रुको एक बार देखो तीनों केस में से कौन सा सही है।
वो क्या बारिश की वजह से मैं भीग गया ना, तो बॉडी पेन होने लग गई मेरी खड़े खड़े। तो समझाने के लिए यहाँ से सही रहेगा। बोलू, कहानी है, मेरा हाथ दिखेगा बस। हेलो, ठीक है। पहले वाले केस में देखते हैं। छोटा मास जो है वो m1 के साथ अट्रैक्ट हो रहा है क्या? छोटा मास m2 की तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? तो सीधी सी बात है, इस पूरे चैप्टर में चर्चा का विषय यही है कि इसमें केवल और केवल, तो ये छोटा मास m1 की तरफ भी जा रहा है, छोटा मास m2 की तरफ भी जा रहा है। इसका मतलब मैंने ये बोला कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या हो गया कि एक जना मुझे यहां से खींचे, एक जना मुझे यहां से खींचे, मैं कहां जाऊंगा? जाऊंगा जहां ज्यादा मास होगा, मैं वहां जाऊंगा। और अगर मैं कहीं नहीं जा रहा तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स 0 है। यहां से लगने वाला फोर्स और यहां से लगने वाला फोर्स, अगर नेट 0 आ जाए, इसका मतलब मेरे पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो 0 है। यहां पर बताओ इसका नेट फोर्स 0 हो रहा है क्या? नहीं। m1 भी इसको खींच रहा है, m2 भी इसको खींच रहा है। क्या यहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा? नहीं। तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन भी होगा? हाँ। इसका मतलब ये इनकी तरफ जाएगा क्या? हाँ। इसका मतलब ये स्टेबल नहीं होगा? हाँ। ये क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा? नहीं। तो इसका मतलब हजम होगी बात कि ये छोटा मास स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो नहीं आया, या फिर नेट फोर्स इस पर 0 नहीं हुआ। पहला केस गलत। सवाल मेरा क्या था? छोटे मास को कहां रखें इन दोनों के बीच में, इन दोनों के सिस्टम में छोटे मास को कहां रखें कि वो नेट फोर्स उस पर 0 हो। तो पहला वाला केस गलत हो गया, दूसरा वाला केस गलत हो गया, तीसरा वाला केस, दूसरा वाला भी गलत क्यों? क्योंकि m2 भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो ये भागते हुए चला जाएगा दोनों के पास कि आओ उठा के ले जाओ। इस वाले केस में क्या होगा? m1 का प्यार m से भी है तो ये इसकी तरफ भी जाने की कोशिश करेगा, और इसका प्यार इससे भी है तो ये इसकी तरफ भी जाने की कोशिश करेगा। तो ये m फिजिक्स के पास भी जा रहा है, m केमिस्ट्री के पास भी जा रहा है। बायो और मैथमेटिक्स ऊपर नीचे कहीं आ जाएंगे, तो वो वाला केस अलग बन जाएगा। क्या इस पर नेट फोर्स 0 होने की संभावना है? क्या है? अब बस डिपेंड करता है कि केस कैसा बनता है ना। चेक करें अपन केस कैसा बनता है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास वही केस है एक तरीके से, ये तो सही है, ब्लू कलर ले लेते हैं। दो मास लिए मैंने, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना मान लिया? इसका मास कितना है, ये मास कितना है? कैपिटल लूँ या छोटे लूँ? छोटे रहने दो। और मुझे बोला गया कि तीसरा मास को मैंने कहाँ रख दिया, मुझे पता नहीं मैंने कहाँ रखा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना मान लिया? यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना मान लिया? इस पर लगने वाले फोर्स को क्या बोलूँगा? इस पर लगने वाले फोर्स को क्या बोलूँगा? F2। F1 का फॉर्मूला, F का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? G। ये तो फोर्स ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, लेकिन मुझे F1 की वैल्यू अगर चाहिए, आर स्क्वायर भी लगाऊं? ठीक है। अगर मुझे F1 की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा बताओ? G m1 m अपॉन में किस किस को मजा आया? किस किस की बात कर रहे हैं अपन? केवल इसकी और इसकी, दोनों में बीच में सेपरेशन कितना है? हजम हो गई बात। इधर आओ, F2 की वैल्यू क्या आ रही है? G m2 m अपॉन में, ये भी हजम हो गया। अब मैंने बोला गया कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब F1 बराबर किसके हो जाना चाहिए? तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। उधर लगने वाला फोर्स उधर लगने वाला फोर्स 0 होगा। अब नेट फोर्स 0 होने का मतलब भी बताता हूं। F नेट 0 होने का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0 है, और इसका मतलब F1 प्लस F2 सबका वेक्टर सम क्या आना चाहिए? और वेक्टर सम मतलब अगर F x डायरेक्शन में है तो F x x डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए आपस में? उधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। तुम ऐसा भी लिख सकते थे इसको, F1 i कैप माइनस F2 i कैप बराबर क्या लिख दिया? तो F1 i कैप बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, कुछ समझ में आया क्या? फालतू की चीजें बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तुम्हें वैसे भी समझ में आ गया था कि नेट फोर्स 0 क्यों करना है, वो तो वेक्टर नोटेशन के हिसाब से बता दिया। ठीक है। तो इसका मतलब जी यम 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 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? जी यम टू यम यम अपॉन में आई यम यम यम, जी यम यम यम। सही है क्या? क्या क्या बच रहा है? बराबर, पक्का? श्योर हो? ठीक है। इसके बाद जो लिखूंगा वो तुम्हें समझ में आ जाएंगे क्या अब स्टेप्स? क्योंकि अभी तक फिजिक्स थी, अब मैथमेटिक्स स्टेप लगने वाला है। लिखता जाऊं बच्चों?
तो एक काम करते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। ठीक है, बताओ किस किस को समझ में आया ये स्टेप? गर्वित क्यों नहीं आ रहा? कल बर्थडे था उसका? अच्छा, जिंदा है ना आज? तो पूछा नहीं क्या? पूछ लेना। हाँ भैया, सही लिखा है क्या? कोई परेशानी किसी को? मैं तो बातों में इसलिए लगा हूं ताकि तुम इसमें गलती ढूंढ ना पाओ। ढूंढो भैया, क्या लगता है? अब ठीक है, श्योर हो? ठीक है, उसके बाद वाला स्टेप देखना भैया। बताओ, बोलो। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप देखो भैया। ये मुझे लगता नहीं तुम्हें समझ में आया होगा, मतलब आई डोंट थिंक कि तुम्हें समझ में आया होगा। आगो, हाँ विष्णु हैं? किसकी वैल्यू चाहिए थी बताओ इस क्वेश्चन में? कि छोटे मास को कहां रखें, कहां, मतलब पोजीशन बतानी थी। दैट इज द पोजीशन। क्या आ गई ये? पोजीशन। अगर इफ वी टेक x फ्रॉम कहां से? m2 से। अगर अपन x डिस्टेंस m2 से नापते तो बताओ x की वैल्यू जो होती है वो r तो ऊपर होती, बस ऊपर m2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? अरे कुछ समझ में आया क्या? m2 ऊपर आ जाएगा। तुम करके देखोगे, मिलेगा तुम्हें। क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 1, मान लेते हैं कि हमारे पास एक 4 kg का ऑब्जेक्ट है और एक कितना है बच्चों? 16 kg का। इनके बीच में सेपरेशन कितना दे रखा बच्चों? 1 मीटर। बोलो कि पोजीशन बता दो कि कहां जाएगा। कोई बात नहीं, एक को मल्टीप्लाई कर दो, यहां से नाप लो पोजीशन x, √4 और नीचे √4 प्लस √16, 2 2 4 2 6/3। आ गया क्या समझ में? 1/3 मीटर। और अगर x कहां से नाते? x फ्रॉम 16। ये कहां से बच्चों? ये 4 kg से। अब किससे नापा अपन है? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट में 16 ऊपर नीचे 4 और प्लस 16, 4/2 प्लस 4/4/6/2/3। समझ गए क्या? मीटर। अब तुम खुद देखो, यहां से कितनी है? 1/3 मीटर आया, तो ऑब्वियस बात है यहां से कितना आएगा? आया क्या समझ में? एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। मान लेते हैं कि हमारे पास 36 m का एक मास है जिनके बीच का सेपरेशन दे रखा मुझे a, और यहां पर है बच्चों 25 m मास। बोला कि a की वैल्यू बता दो। फॉर्मूला याद रख लोगे ना डायरेक्ट? बोलो फॉर्मूला। √36 m और इधर भी √36 m प्लस √25 m मल्टीप्लाई a से कर ही देना। ये x है कि मैंने फॉर्मूला यहीं से उठाया, देख लो। a मतलब r, m1 m2 m2। तो देखो जरा, 36 कितना हो जाएगा? 6√m, 6√m, 5√m, √m काट सकते हैं क्या? ऐसा नहीं काट सकते, कॉमन लेके काट सकते हैं। तो 6 बटे क्या हो जाएगा? पक्का समझ में आया? डायरेक्ट फॉर्मूले से करोगे या वो पूरा डिराइव करके कर सकते हो तुम? अब डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला भी डिराइव करोगे तब भी चलेगा। अगर फॉर्मूला याद ना आए तो दोनों तरफ के फोर्स निकाल सकते हो। कैसे? यहां से यहां तक का डिस्टेंस मानना x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मानना क्या बच्चों? a माइनस एक्स। अब काम हो गया क्या? इसका फोर्स इसके फोर्स के अलग अलग निकाल के बराबर पुट कर देना, दोनों तरफ रूट कर देना, जो कट रहा है वो काट देना, आंसर आए ना आए ये लिख देना। 6/11 चलेगा? तो मैंने जो तुम्हें टॉपिक पढ़ाया वो था 2.2 मासेस सिस्टम। इसमें एक ही केस बनता है। यही अगर मैग्नेटिज्म या फिर चार्ज वाला सिस्टम होता तो इसमें 3 केस बनते। क्या बनते बच्चों? 3 केस। सवाल एक और है मेरा तुमसे, क्वेश्चन वो ये है कि अगर एक मास है कैपिटल M, एक मास है बच्चों कैपिटल M2, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना दे रखा है बच्चों? R। मान लेते हैं कि एक छोटा मास यहां पर पटक रखा है, कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है, कितना मान लेता हूं? x, और ये कितना मान लेता हूं? तो मेरा सवाल थ्योरेटिकल है कि ये इक्विलिब्रियम में तो है, निकाल सकते हैं, बट ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का है? ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या फिर क्या अपने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था?
कटोरी पड़ी थी, कटोरी क्या था कटोरी के अंदर कि एक बॉल यहां रख दो और एक उल्टी कटोरी रख दो, उधर भी बॉल इधर रख दो, दोनों इक्विलिब्रियम में है, दोनों में बॉल हिल नहीं रही है। लेकिन अगर बॉल को इस पॉइंट से डिस्प्लेस करता हूं तो क्या वापस अपनी पोजीशन पे आएगी क्या? और इस वाले केस में अगर बॉल को अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करूं तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी क्या? हाँ, दिस इक्विलिब्रियम इज नॉन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये वाला इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया क्या? तो बताओ ये वाला केस स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल वाला हाथ ऊपर करो। एक ये वाला केस मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल? स्टेबल स्टेबल अनस्टेबल वाला हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5। तो स्टेबल अनस्टेबल क्यों है बच्चे बताओ ये? क्योंकि इसमें जरा सा भी इसको यहां ले गए ना तो इसके प्यार मोहब्बत वैसे भी चल रही है, वापस स्वतः आना चाहिए। स्वतः है, स्वतः का मतलब हिंदी इंग्लिश में बताऊंगा, खुद से ही। हिंदी में इंग्लिश में बता, इंग्लिश में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताओ? खुद से ही, आपे आप ही, अपने आप, इंडिविजुअल नहीं। सोचो जरा, सुनो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। एक है ना नॉर्थ पोल है और एक क्या है, और यहां पर एक नॉर्थ पोल है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है बच्चों? साउथ पोल है, इधर क्या है? नॉर्थ पोल है। इधर है नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। क्या ये इक्विलिब्रियम में? जवाब है हाँ, क्योंकि साउथ नॉर्थ की तरफ जाना चाह रहा है और नॉर्थ भी किसकी तरफ जाना चाह रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया है, मतलब ये कहीं नहीं जा रहा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा यहां से उठा के यहां ले गया तो क्या साउथ और नॉर्थ वैसे ही प्यार में पड़े हुए थे? या अमरीश पुरी ने बस डायलॉग मार दिया, जा सिमरन जा, तो क्या सिमरन वापस आएगी? आएगी क्या? नहीं। और अगर सिमरन वापस आ जाए तो बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे खुद से वापस आ जाए। क्या ये इसके प्यार में पड़ा हुआ है, इसको मैंने इसकी तरफ फेंका तो ये इसके प्यार में वैसे ही पड़ा हुआ था, चला जाएगा, चिपक जाएगा इसके, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा तो इनकी मोहब्बत जो थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, इनकी मोहब्बत और बढ़ जाएगी, और ले जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन अगर इस केस में यहां साउथ रख दो और यहां क्या रख दो? नॉर्थ, क्या ये नॉर्थ इस नॉर्थ से रिपेल हो रहा है? क्या ये साउथ इस साउथ से रिपेल हो रहा है? मतलब ये भी बोला चल निकल, ये भी बोला चल निकल, तो ये जाएगा कहां? कहीं नहीं। बोलेगा यार मैं खा जाऊं, मेरी क्या गलती इसमें? लेकिन मान लो किसी ने थोड़ा सा वैसे करा तो जा तो सही जा, तो क्या होगा पता है? वापस नहीं, ऐसा होगा, थोड़ा सा भी करा वापस सेंटर में। इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल, बिकॉज जैसी मास को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करा, ऐसे कर दिया, चल हट, तो ये इसकी तरफ जाके अट्रैक्ट होके चला जाएगा। अपनी पोजीशन पे लाने के लिए इसको फिर से वर्क डन करना पड़ेगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ग्रेविटेशन फोर्स में सारे केस कैसे होते हैं? इसका मतलब अगर कभी मरक्यूरी, वीनस और सन के बीच में, दिख रहा है मरक्यूरी? कैमरे में तो दिख नहीं रहा होगा, हमारे यहाँ पर हमने अच्छा खासा कुछ ड्रॉ कर रखा है, क्या कहते हैं इसे? तो ये क्या बना रखे तुमने सोलर सिस्टम के साथ? छोड़ो। अगर मरकरी सन के साथ ज्यादा, थोड़ा अपन ने मरकरी की एक ऑर्बिट में घूम रहा है, मरकरी के ऑर्बिट को चेंज कर दो, थोड़ा टचक टचक टचक, ऑर्बिट अंदर की तरफ फेंक दो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे न्यूक्लियाई के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं, जो भी होते हैं, क्या फर्क पड़ता है, केमिस्ट्री है। इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी स्टेट से दूसरे में लाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। पास में लाने के लिए तो नहीं करना पड़ेगा, दूर ले जाने के जरूर करना पड़ेगा। उठा के फेंको, उठा के फेंको, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इसके अंदर घुस जाना चाहिए। क्या इलेक्ट्रॉन वापस एक एनर्जी स्टेज से दूसरे एनर्जी स्टेज में अपने आप जा सकता है क्या? जवाब है नहीं, एनर्जी देनी पड़ती है। आग लगा दो। याद है वैलेंस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी होगी तुमने, है ना? सेमीकंडक्टर एक चैप्टर है बच्चों, जिसमें 2 एनर्जी बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्शन, वैलेंस से कंडक्शन में पहुंचाना पड़ता ना, तो अनुमलिक को बुलाना पड़ता है वहां पर। अनुमलिक मतलब आग लगा दूं, आग लगा दूं जिससे थोड़ा एनर्जी एक्साइटेड होके वो वैलेंस बैंड से उछल के कहाँ चला जाता है? कंडक्शन बैंड में। इसलिए वो इंसुलेटिंग मटेरियल। छोड़ो बच्चों, केमिस्ट्री की बातें होने लग गई। नेक्स्ट, ये तो था 2 पॉइंट मास सिस्टम। अब अपन बात करेंगे किस पर?
सही है क्या बच्चों? भूलने का नहीं, उसमें मैंने 3-4 चीजें बताई है, वो भूलना नहीं। पोजीशन निकालेंगे। अरे हाँ यार, एक क्वेश्चन तो करवाया नहीं मैंने, करवा दूं वो भी। क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक 9m का मास है और एक है बच्चों 25m का मास, और बोला गया कि तीसरे मास को पहले तो रखे कहाँ कि वो इक्विलिब्रियम में आए। तो आंसर क्या आ जाएगा? x बराबर रूट में 9m बटे में रूट में 9m प्लस में रूट में 25m इंटू में इनके बीच का सेपरेशन कितना मान लेता हूं, यम 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 3 बटे 3 और 5 8। बोलो समझ में आया? तो मेरा सवाल कुछ और है। सवाल क्या है? m की वैल्यू कितनी हो कि वो इक्विलिब्रियम में आए? मास कितना होना चाहिए? जैसे ये 9m है, ये 25m है, इस पोजीशन पे m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो m की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें किसी भी एक पॉइंट कोने वाले को पकड़ लो। बताओ 9 अच्छा लग रहा है या 25 अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? पक्का श्योर हो? तो मैंने बोला कि 9 अच्छा लग रहा है ना, तो 9m मास इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है और 9m मास 25m की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है? 9m मास इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, 9m मास 25 की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ये जो 9m मास है वो इक्विलिब्रियम में है? मत कर निशिता कैलकुलेट, होता नहीं है इससे। सामने देख, क्या तुम्हें लगता है कि 9m मास जो है वो इक्विलिब्रियम में है? देखो ये वाला मास इक्विलिब्रियम में पता चल गया क्योंकि सेंटर में पड़ा रहा है, यहां से भी अट्रैक्शन है, यहां से भी अट्रैक्शन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, पता चल गया, सब कुछ ठीक है। क्या ये 9m मास, कोने वाले पर फोकस करो, ये इक्विलिब्रियम में है क्या? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों इधर जा रहे हैं। क्या 25 वाला इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में है ही नहीं तो m की वैल्यू कुछ भी चलेगी। कुछ भी मतलब समझते हो? 1 kg 2 kg 3 kg 9m 25m क्या फर्क पड़ता है? लास्ट में कट रही है। देखो अपन ने वो फॉर्मूला लिखा था, F1 बराबर किसके होना चाहिए? Gm1, और इसका मास कैपिटल M बटे में जो भी है, Gm2 इसका मास कैपिटल M बटे में जो भी है। ये हमेशा कटेगा क्या? अब m की वैल्यू चाहे 100 किलो ले लो, 1000 किलो ले लो, अर्थ के मास ले लो, तब भी दोनों आपस में क्या होंगे? कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की है। ये जो मैं तुम्हें केस समझा रहा हूं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाते ही थोड़ा वास हो जाता है, क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के साथ साथ एक केस और आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसमें पता है क्या होता है? उसमें केवल ये मास खुद के ऊपर फोकस नहीं करेगा, वो और किसका ध्यान रखेगा? इधर वाले का भी ध्यान रखेगा और उधर वाले का भी। क्लियर करता हूं कैसे। मान लेते हैं कि मेरे पास एक 9 इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज है, यहां पर कितना है? 25 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर बोला कि एक चार्ज को कहां रखे कि वो इक्विलिब्रियम आए। फॉर्मूला सेम है बच्चों, रूट Q1 अपॉन में रूट Q2 प्लस रूट Q1 Q2 यही है फॉर्मूला, सेम आएगा, वापस आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सेम फॉर्मूला। कौन है? टें 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 टें, सॉरी गाइस, सॉरी। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम आएगा। अब मुझे चेक करना है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं इस Q की वैल्यू पॉजिटिव रखता हूं, क्या रखता हूं, तो बताओ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में या अनस्टेबल में? बताओ। पॉजिटिव रखता हूं तो, अगर इसको पॉजिटिव रखता हूं, ये भी चार्ज कैसा पॉजिटिव है, ये भी चार्ज कैसा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ से रिपेल होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ से रिपेल होगा। इसका मतलब ये थोड़ा सा भी हिलाते ही वापस अपनी जगह पे खुद ही आ जाएगा। इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, हाँ या ना? ये बताओ स्टेबल में या अनस्टेबल में? कैसे? क्योंकि ये इसकी तरफ से भी रिपेल हो रहा है, ये इसकी तरफ से भी रिपेल हो रहा है, इसलिए उधर जा रहा है, तो अनस्टेबल है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू मैं क्या रख दूं, तो ये तो अनस्टेबल हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये पॉजिटिव वाला इसकी वजह से क्या होगा? ये तो स्टेबल हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगी ये कहानी। ज्यादा चर्चा तो नहीं करूं, आगे चलूं ना मैं तो पॉइंट मास के अंदर। हम वापस चलते बच्चों किस पर? 3 मासेस वाले क्वेश्चन पे। 3 मास में एक ही एग्जांपल लेता हूं बच्चों। पहले क्या लिया मैंने? एक m मास सबके बीच में सेपरेशन कितना है? और किसी एक को फोकस करके बोलो कि इस पर नेट फोर्स बता दो। एक बार स्पीड में कर दूं,
बिल्कुल एकदम धुआंधार स्पीड में, देखते समझ में आता ही नहीं आता। मुझे क्या निकालना है, इस पर नेट फोर्स निकालना। तो ये वाला क्या बोलेगा, आजा आजा, ये वाला भी क्या बोलेगा, आजा आजा। दोनों के बीच में एंगल कितना बच्चों, 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में जब फोर्स निकालूं तो क्या आएगा बच्चों, जी एम एम अपॉन में ए स्क्वायर। इनके बीच का फोर्स बताओ बच्चों, जी 1 एम 2 एम बटे में ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक दूसरे की शक्ल सेम लग रही है बच्चों। इसको F2 मानो, इसको क्या मानो, F1। तो इसकी भी वैल्यू F लग रही है, इसकी भी वैल्यू क्या लग रही है, F। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो F नेट का फॉर्मूला याद आ रहा बच्चों, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। तुम्हें पता है ये भी F है, ये भी क्या है, F है, ये भी क्या है, F है। cos 60 की वैल्यू 1/2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3। हो किस किस को समझ में आया। और तुम F की वैल्यू फिर बाद में रख दो, जी एम स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई। बोलो किस किस को आया, कहो तो इसको आराम से भी करवा सकता हूं एक बार में, करवा दूं एक बार आराम से या चल जाएगा। क्या मैंने वेक्टर उठा लिया गया यहाँ पर, वेक्टर अच्छे से आने चाहिए, तो पर ये वाला फॉर्मूला उठाया सीधा रख दिया। अब मैं तुम्हें इसमें चीज रटवा देता हूँ, ये तो पूरा प्रोसेस किया। चीज क्या है रटवाने वाली, कि मेरे पास एक फॉर्मूला है बच्चों, बताओ ये फॉर्मूला कब देखा है तुमने, कभी देखा है। जब वेक्टर के अंदर ही, जब दोनों मैग्नीट्यूड सेम हो ना, तो इसका फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, 2F cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 θ/2, हाँ या ना। cos 30 की वैल्यू बताओ, √3/2, 2 से 2 कट गया, ला भाई 3 लाइन में आंसर। समझ गए क्या, जब भी दो फोर्स दे रखे हो, दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल कुछ भी हो, तो मेरा एक सवाल है तुमसे, मस्त सवाल है, पता सवाल कौन सा पूछ रहा हूं, कुछ याद आ रहा है। वेक्टर में 120 डिग्री को लेके अपन बहुत सीरियस हुए थे, रोने भी लग गए थे तुम तो। तू नहीं बेटा, तू लेटा है। तो कहानी है कि एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो बोलो रिजल्टेंट जो होगा वो कितना आएगा, वो भी F ही आएगा। फॉर्मूला देखो, F नेट का फॉर्मूला होता है 2F cos θ/2, 2F cos 120/2, cos 60 की वैल्यू 2 क्या बचा। सॉरी यार, मैंने वीडियो वालों के बारे में तो सोचा ही नहीं, ऐसा वेक्टर वाला देख के आना लेक्चर है ना, उसमें एक 120 डिग्री वाले के लिए कुछ स्पेशल केस करवाए हैं मैंने। यस, तो क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों ना, कैसा बन सकता है ये। कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ट्रायंगल भी हो सकता है, ये तो हो सकता है क्या। एक m मास है, यहां पर भी एक m मास है, यहां पर भी क्या है, एक m मास है, सबके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। सेपरेशन कितना है, a और बोला गया है कि नेट फोर्स बता दो, बस हो गया काम। जब भी 120 डिग्री पर दोनों अमाउंट का सेम फोर्स लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स भी कैसा आएगा बच्चों, F ही आएगा। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, तो सीधा आंसर जी एम स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, हाँ या ना, पक्का चल सकते अपन आगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखना बच्चों, हमारे पास क्या दिया हुआ, एक m मास की बॉडी, m मास की बॉडी, m मास की बॉडी, बीच में सेपरेशन कितना है इसका, a। नेट फोर्स इस पे बता दो, ऐसा पूछ लिया, तो ये वाला फोर्स इस पर क्या होगा, जब भी, अरे यार मैं तुम्हें ढंग से तो समझा ही नहीं रहा हूँ, पूरा बेसिक से। बेसिक ये है कि बच्चों, जब मैं इस पर फोर्स निकालने की बात बोल रहा हूँ, तो चर्चा केवल इस पर होगी, और बाकी सबको देखा जाएगा कि इसको खींच रहा है या धकेल रहा है। ऑब्वियस बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब हमेशा, इसीलिए ये वाला फोर्स इसकी तरफ आ जा, सही है क्या, ये भी इसकी आ जा, सही है क्या। फोर्स का बोला F बराबर जी एम अपॉन में ए स्क्वायर, इधर भी बता दो F बराबर जी एम अपॉन में ए स्क्वायर। क्या दोनों फोर्स सेम लग रहे हैं क्या, दोनों के बीच में एंगल कितना है, आंसर हमेशा क्या आएगा, सही ही नहीं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर का रूट 2F स्क्वायर का रूट √2F कर चुके हैं। मजा तो तब आया जब क्वेश्चन कर दूं। हमको ऐसा बोल रखा है कि ये 3 है और ये क्या है, 5 है, यहां पर क्या है m, यहां पर क्या है m, यहां पर क्या है m। बोला कि नेट फोर्स बता दो इस पॉइंट पर, बता सकते हो क्या, कैसे, ये इसकी तरफ जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन में
3 का स्क्वायर, ये इसकी तरफ जाएगा, क्या आएगा जी एम स्क्वायर अपॉन में, हाँ 4 आ जाएगा तो पाइथागोरस से। क्या दोनों 4 सेम आ रहे क्या? नहीं। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा 90 डिग्री के हिसाब से, क्या f1 का स्क्वायर प्लस, तो कितना आ जाएगा बच्चों? मेरी राइटिंग है ना सही तो लग रही ना? थोड़ा धीरे धीरे लिखता हूँ। जी एम स्क्वायर अपॉन में 4 चौक 16 का क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायर, यहाँ पर भी जी एम स्क्वायर बटे 3 तरीका 9 का क्या कर देंगे, उसका रूट कर देंगे, और जी एम स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा 1/16 का स्क्वायर प्लस 1/9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, 16 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, जी एम स्क्वायर, गिरी हुई बोतल। ये पटका पटकी मत करो, तुम कहोगे धीरे बोल दूंगा, इसमें क्या स्पीड, बोतल फेंक के अटेंशन ले रहे हो, देखो सही। पहले बताओ ये समझ में आया कि मैंने ये जी एम स्क्वायर में से एक स्क्वायर से रूट गायब कर दिया, तो जी एम स्क्वायर बिल्कुल सही है। 9 का स्क्वायर 81, 16 का स्क्वायर 256, और 16 और 9 तो नीचे से बाहर आ ही गए, तो जी एम स्क्वायर बटे 16 90 160 है ना, सही तो है। 16 90 160 में 16 माइनस कर दिए, 16 90 160 में से 16 माइनस कर दो, 16 तो 160 होते हैं ना, उसमें 16 माइनस कर दो। अब 81 और इसमें जोड़ो 7 8 और 5 13 से लगे 1, तो 337 किसी का अगर रूट होता तो निकल है। तुम कह रहे हो तो मान रहा हूं मैं, हाँ वो तो तुम कह रहे हो इसलिए जिद कर रहे हो इसलिए, बाकी ये तो सही लिखा है ना। हम आता हूं, चिल्ला रहे हो मेरे पे। अच्छा 337 का अगर रूट निकलता तो निकाल लेना, नहीं निकलता तो उसको यहीं छोड़ देना, ये अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का रूप चेंज करता हूं, जज्बात बदल देता हूं, बदल दूं जज्बात। जज्बात कुछ इस प्रकार से है कि ये मास m है, क्या है बच्चों, इस मास को मैं m नहीं लेके क्या ले लेता हूं 9m ले लेता हूं, कितना, और ये मास ले लेता हूं बच्चों कितना 16m, ये एंगल कितना ले लेता हूं, चलो इसका आंसर बताओ, इस पर टोटल मास m है, नेट फोर्स बता दो इस पर, ये तो तुम करोगे। करो सब जने करो, कर लेंगे यार, वीडियो वाले भी कर लेंगे। जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसका नाम मैं यहां पर लूं, हैं? शाबाश है बेटा, एक बच्चा बाहर हो गया है रेस में से। पता है क्लास में बच्ची क्या करी, निशिता नाम की डिस्टेंस तो दे दो, और किसी को कुछ चाहिए? मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें शाउट आउट दे सकता हूँ वीडियो में। क्या हो गया, तबीयत खराब है क्या क्रिस, क्या हो गया, घर जाना है क्या? जा वीडियो देख लियो घर जाके, अपलोड कर दूंगा। हाँ हाँ यही वाला अपलोड कर दूंगा ना। एजिंथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल ले ली, कब ली थी बरसर से? खाना खाया कुछ, अकेले अकेले खाया ना, इसीलिए ऐसा हो गया। मैंने तुम्हें बोल रखा ना, भिंडी गोभी चावल मैगी इन चीज़ों पर है ना थोड़ा फोकस करा करो, तुम मुझे खुश नहीं रखोगे तो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम जिम जिम।
वो तुम्हें पता है कल इंग्लिश वाली मैम ने परफेक्ट सर्कल में क्यों जीत गई? क्योंकि 10th क्लास में बच्चे 0 नंबर ज्यादा लाते हैं, तो 0 दे दे के मैम सीख गई कि परफेक्ट सर्कल कैसे बनाते हैं। फिर भी मेरा स्कोर हाई था, है ना आयुष? बस यार अब मैं करूं? वीडियो वालों में तो सबने आंसर बता ही दिया अभी तक। देखो किस किसने बता दिया, मतलब है कोई ना कोई तो दो चार जनों ने कमेंट करके बताओ। पहले मैंने निकाला, अभी तक बच्चों ने तो नहीं निकाला। √2m सही है आंसर, फुल स्टॉप। आंसर सही हो सकता है मे बी। बस बच्चों यार काफी है ना, मैं कर दूं अब या कर लो ट्राई? कौन कौन कह रहा है कि रुक जाओ सर हम कर रहे हैं? कोई नहीं, मैं कर, खुशवंत ठीक है, और जिम जिम तेरा आंसर गलत है, फिर तो तेरा भी गलत है। मैं करवा दूं? चलो तुम करते रहो, मैं भी धीरे धीरे करता हूं ना बिना बोले। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये नैना और तुम, हम तुम कितने पास, कितने दूर है चांद सितारे, मत पूछो तो लगते झूठे। आंसर यही है बेटा जो मैंने सामने लिखा है। तूने दोनों साइड से फोर्स किसने कहा? मास अलग अलग है। अच्छा सुनो, तुम्हें लग रहा है बराबर, नहीं लग रहा, फॉर्मूला तो लगाने के बाद बराबर लग रहा है। फॉर्मूला गलत हो सकता है या हमारा कंसेप्ट? 3 के साथ एक कांस्टेंट भी आएगा। मीटर मान लेता हूं ना अगर मैं कुछ भी, तो के चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो यही ना। आंसर में के रह जाएगा लास्ट में एक। मानते हो कि नहीं मानते हो? ऑप्शन में यही लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, के लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो के ढूंढेगा क्या तू? जवाब है नहीं। तुम्हारा कंसेप्ट भी सही है, फॉर्मूला भी सही है, बताता हूं कैसे। ये छोटा मास है, ये भी छोटा मास है, दोनों के बीच में सेपरेशन कैसा है? छोटा है। ये बड़ा मास है, ये छोटा मास है, इनके बीच का सेपरेशन कैसा है? तो बताओ दोनों में फोर्स सेम नहीं हो सकता क्या? सेपरेशन बढ़ गया ना। अरे सेपरेशन बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बड़ा मास है तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो सेपरेशन बढ़ गया, तो ज्यादा जो हमारी सोच थी वो कम हो गई। इन दोनों के बीच में फोर्स कम होना चाहिए तो सेपरेशन कम हो गया, तो सोच बढ़ गई। तो दोनों का नेट फोर्स फॉर्मूले के हिसाब से इक्वल आ रहा है और तुम्हारे कंसेप्ट के हिसाब से भी इक्वल आ सकता है। ये क्वेश्चन कभी मैंने उठाया ही नहीं है, बस ऐसे ही दिमाग लगा के बस रख दिया है तुम्हारे सामने, और बाय डिफॉल्ट की आंसर अच्छा दिखने जैसा आ गया है, बस और कुछ नहीं। सही समझ में आ गया क्या? किस किस को लगता है कि ये 3 4 5 तुम्हें दिया हुआ होना चाहिए था? तो मुझे लगता है, अब तो नहीं लगता, बड़ा गंदा लगता है। आगे चले बच्चों, ये थे 3 मास, 4 मास वाले करें, बोर तो नहीं हो रहे हो? पेन चलाना पड़ेगा, पहले मैं सिखा दूं फिर तुम्हें, ठीक है? Okay guys, so I have the square out there, the side of the square A, सब पर मास कितना मान लेता हूं? यम 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 यम। तो मैं करता हूं कि
इस पर नेट फोर्स बता सकते हो बच्चों मुझे तुम? कैसा लगेगा? येलो कलर इस पर बताना है, इसका मतलब ये वाला इसको क्या बोलेगा? आजा आजा, सही है क्या? ये वाला इसको क्या बोलेगा? आजा आजा, सही है। दोनों तरफ लगने वाला फोर्स जी यम यम अपॉन में ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है? जमजम ए झिमझिम, इसका बताओ। जी जमजम अपॉन में ए स्क्वायर, तो इसका भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा? जी झिमझिम, सही है। दोनों फोर्स सेम आ रहे हैं क्या? तो तुम्हें पता है एफ नेट कितना आने वाला है? √2f क्यों लिखा मैंने? 90 डिग्री है। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, बार बार ये क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूं ताकि हम कैलकुलेशन ही ना करें, शक्ल देख के आंसर लिख दे, मैं फिर हथवा चेक भी कर ले कि हाँ मेरा तुक्का सही था। मतलब तुक्का नहीं, तुक्का मारने जैसा बना रहा हूं मैं तुम्हें कि कभी कभी ये √2f वाली कहानी भी अपन को पता नहीं चाहिए। √3f कब आता है? जब एंगल 60 डिग्री हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। एक और स्क्वायर देखो बच्चों, हमारे पास एक स्क्वायर है ए, यहां पर एक मास m है, यहां पर एक मास m है। क्या इस पर नेट फोर्स बता सकते हो तुम मुझे? ये तो तुम निकाल के दोगे। वेट करता हूं थोड़ी देर बैठ के, कोई बढ़िया गाना गा देता हूं जब तक मैं। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। ऑप्शन बता दो। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। आंसर तुम बताओ। सही है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं ना। f/2, 2f, √2f, none of them, NOT. Wow, none of them, NOT. अगर f की वैल्यू ये हो, हाँ सुखपाल जी। अच्छा, इसमें ना गणितज्ञ विशेषज्ञ का कुछ नियम लगेगा। हिंदी में बोलूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लग सकता है कुछ। क्या रहा है? ए सही है। 1 2 3 जनों का आंसर आ गया। महिलाओं में से 1, पुरुष में से 2 का आंसर आ चुका है। ए कैसे? ये वाला ए, ये वाला ए, दैट इज ऑप्शन। अच्छा ठीक है, ये ले बेटा, हिंदी से है ना तू? अब सही है, अब बस अद है, इससे कर लो। आंसर ए है क्या? क्वेश्चन मार्क है या फुल स्टॉप, विस्मय बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी साइन बोल? फुल स्टॉप सही है फिर तो। तूने बोला ए क्या? ए क्या है? तूने ऐसे बोला ए क्या है? अच्छा क्या और है आगे पीछे कर दिया तूने? ये तू बहस कर रही है मेरे से अब। ए है क्या, ए है क्या है? यार दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। सही आंसर विष्णु, सही है। सुखपाल, बोइस, कृष्मेंद्र, श्योर। कैसे निकाला बच्चे बताओ? डायगोनल की लेंथ निकाली? डायगोनल की लेंथ आएगी बच्चों, हाँ सही है क्या? इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस। वो तो तुमने निकाली होगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का √2 है। बस फॉर्मूला लगा दो, GM1 M2 अपॉन। अब सही क्या?
तो तुम्हारा आंसर आएगा GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और मैंने बोला इसकी वैल्यू क्या है, F, क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछू, अब रेडी हो, बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हो तुम, पता नहीं तो सकते हो बोला है। हे भगवान, अगर इन्होंने ये आंसर दे दिया ना, बस दे दिया तो दे दिया, क्या करें, और अगर सच में दे दिया तो आंसर वो करना पड़ जाएगा ना, रहने दो। 4 मास है मेरे पास और इस पर नेट फोर्स चाहिए। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं बच्चों, लिख दूं, ऑप्शन है बच्चों, √3F प्लस F बाई √3, √2F प्लस F बाई √2, √2F प्लस F बाई 2 और 2F प्लस √F बाई √2। बोलो कौन सा सही है। हो साथी रे, तो सवाल ये पैदा होता है, मेरे को देना पड़ेगा कि F का मतलब होता है GM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, सही है क्या आंसर। वाह यार, तुमने टीप के बताया, पता कहां से, एक तो ये वाला और ये वाला दोनों मिक्स कर दिए तुमने, है ना, ठीक है बता, सही है, याद रख लोगे अब ये, यही क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटिज्म में, तब करवाऊंगा नहीं बस, सही है ना। ये सब चीजें क्या लगेगी, ऐसा बोला जाएगा तुम्हें कि ये सब चीजें तो तुम ग्रेविटेशन में पढ़ के आ चुके होंगे। चले आगे चले, तो ये हुए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब इसके बाद स्टार्ट होता है बच्चों हमारे पास, ये पीडीएफ बनानी है तुम्हारे लिए, क्या लिखना है इसके ऊपर, सुपर पावर के नाम से सेव कर दूं क्या, सुपर पावर ग्रेविटेशन सेकंड वापस खोल दिया मैंने, तो जो जो अपन ने करा था पहले देखो क्लियर आ रही कि नहीं आ रही स्क्रीन, थोड़ा सा ब्लर हो गया, सही कर दूं इसको, देख रहा हो थोड़ा सा ब्लर हुआ और अपने आप हो गया सही, थोड़ा सा फोकस पे बटन आगे पीछे करते हैं ना तो फोकस हो जाता है, ये बता देना सर को, ठीक है। सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो तुम, क्या ये मैं तुम्हें ऐसा ऐसा लिख के दूं तो चल जाएगा क्या, हाँ बच्चों, मतलब छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम चाहो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो कि आया नहीं आया, ठीक है। क्या लिखा है बच्चों मैंने, ये सिर्फ थ्योरी पढ़ाता हूं, इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, टाइम बताओ, हाँ तो ठीक है, शेल थ्योरी तो समझा देता हूं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो मैं यहां पर बात कर देता हूं, क्या लिखा है, जो कि तुम पढ़ के आ चुके हो मास डेंसिटी के बारे में, मैग्नेट उसमें रोटेशनल डायनेमिक्स में क्या था मास डेंसिटी, एक तो था लीनियर मास डेंसिटी, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा से, मास में डिवाइड किसका कर देंगे, लेंथ का। एक और होता है बच्चों क्या, सरफेस मास डेंसिटी, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिग्मा से, मास अपन में क्या आ जाएगा, एरिया। एक और होता है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यों रो रहे हो, ठीक है रो लो, रो बराबर मास अपन वॉल्यूम। तो शेल थ्योरी क्या कहती है बताता हूं, स्फेरिकल शेप की बात कर रहा हूं बच्चों में, स्फेरिकल शेप 3 प्रकार के हो सकते हैं, बताऊं केड़े केड़े, एक तो हो सकता है बच्चों ऐसा, कैसा दिख रहा है, एक हो सकता है ऐसा और एक हो सकता है ऐसा, समझ में आ गए तीनों। बोलो क्या समझ में आ रहा है, यहां लिख देता हूं, इसे क्या बोलेंगे बच्चों,
सॉलिड सपेरा, इसे क्या बोलेंगे? होलो सफेरा, और इसे सपेरा वाला शेल। तीनों के एक एग्जाम्पल बता दो बच्चों। सॉलिड का एग्जाम्पल, मोतीचूर के लड्डू, ठीक है। नारियल, नारियल पानी वाला, सही है क्या? पताशे बिना पानी के पताशे ले लेना, बिना मसाले के। पपड़ी होती है ना, चिपटी नहीं, एकदम गोला का। हिंदी में नाम बताऊं सबके? ठोस गोला, खोखला गोला, और ये गोलीय कोश। क्या बोलेंगे इसे बच्चों? गोलीय कोश। सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में फिर से रिपीट होता है, इसलिए शेल थ्योरी समझाने मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए जो डेंसिटी होगी ना, वो मास अपन वॉल्यूम। अगर मैं इसके अंदर एक छोटा सा, कलर चेंज करता हूं, छोटा सा स्पेयर कंसीडर करूं, तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, बस मास क्या हो जाएगा? हाँ, छोटा मास बटे छोटा वॉल्यूम। मानते हो कि नहीं मानते हो? और वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, बड़ा मास बटे बड़ा वॉल्यूम। शेल थ्योरी में होलो स्फीयर अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर देखेंगे कभी कुछ करवाना होगा तो मैं समझा दूंगा। शेल जरूर है अपने पास, और शेल को समझाने की जरूरत नहीं है। अंदर कोई भी मास ले लो, है ही नहीं, समझ गए क्या? तो अंदर वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? इतना सा समझाना था। तो इसको समझाते हुए मैं इसको यहां पर साइड में ले आऊं थोड़ा सा। बड़ा मास बटे बड़ा वॉल्यूम बराबर छोटा मास बटे छोटा वॉल्यूम। तो बड़े मास की रेडियस कितनी मान लेता हूं बच्चों? कैपिटल आर। छोटे मास की रेडियस कितनी मान लेता हूं? स्मॉल आर। तो बड़े मास को फॉर्मूला मास अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। छोटा मास 4/3, कभी देखा है फॉर्मूला? वॉल्यूम का फॉर्मूला सपेरे का 4/3, 4/3 से कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों? तो क्या m बराबर m डैश, और इधर क्या बचा? और इधर क्या बचा? तो बताओ कैपिटल M स्मॉल m की वैल्यू क्या जाएगी? स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब इंटू कैपिटल M। मैं हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जब भी सॉलिड स्फीयर लूंगा, हमेशा। नहीं समझाऊंगा कि मैंने 4/3 पाई आर क्यूब लगाया, मैंने नहीं समझाऊंगा कि मैंने वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी लगाई, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सीधा ये फॉर्मूला हमेशा उठाऊंगा, हमेशा जीवन भर। m डैश छोटा मास, मोतीचूर के लड्डू में से अगर चारों तरफ के मोती खा जाऊं तब भी एक छोटा मोतीचूर का लड्डू अगर बचे तो भी उसका मास स्मॉल आर का क्यूब बटे कैपिटल आर का क्यूब बटे इनटू कैपिटल मास। समझ में आ गया क्या? ये शेल थ्योरी का प्रावधान हुआ। मैंने जो होमवर्क दिया वो घर पे जाके जरूर करना। और अब तुम्हें जो न्यूमेरिकल्स करने हैं ना घर जाके, वो क्या करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स, 2 मास सिस्टम और 3 मास सिस्टम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाले कर सकते हो। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए हमारे साथ। क्या बोलते हैं? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और साथ में कमेंट करके जरूर बताओ कि कैसा लग रहा है। अगर आगे और भी लेक्चर चाहिए तो बताना, लेकिन मैं तो लेक्चर शूट कर ही रहा हूं, तो और क्या पूछ सकता हूं। किसी को अगर स्टडी मटेरियल चाहिए, जो पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे एक लिंक बना के हर बार भेज देंगे, अलग से चैनल बना के, जिसपे ये पीडीएफ सेंड होती रहेगी। तुम्हारे लिए नहीं बच्चों ना, तुम्हारे लिए। तो